दो बहनों के इस केस से हमें यह महत्वपूर्ण सबक मिलता है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आई, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अवनी और तन्वी ने साबित किया कि निर्दोष होने के बावजूद जब उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया तो उन्होंने हार नहीं मानी और सच्चाई सामने लाने के लिए संघर्ष किया। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि कानून व्यवस्था में भी कमियां हो सकती हैं, इसलिए हमें हमेशा सच्चाई की तलाश जारी रखनी चाहिए। अंततः सत्य की ही विजय होती है और झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन उसका पर्दाफाश होकर रहता है। दिल्ली के एक पॉश इलाके में बंगला नंबर 45 के अंदर जो कुछ हुआ, उसे सुनकर शहर के सबसे अनुभवी पुलिस अधिकारियों की भी रूह कांप गई। ये कहानी है दो बहनों, अवनी और तन्वी की, जिनकी जिंदगी एक ऐसे हादसे में बदल गई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अवनी और तन्वी दोनों एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थीं। अवनी उम्र 22 साल कॉलेज की छात्रा और तन्वी 18 साल की, जो अभी स्कूल में पढ़ती थी। उनके पिता एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे और मां घर संभालती थी। सब कुछ सामान्य था जब तक कि वो भयावह रात नहीं आई। 15 अगस्त की रात थी। देश की आजादी की खुशी में पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। अवनी और तन्वी अपने दोस्तों के साथ आतिशबाजी देखने बाहर गए हुए थे। रात करीब 10 बजे जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर का मेन गेट खुला हुआ है। अजीब बात है, अवनी ने कहा। मम्मी पापा तो आज शाम को ही चाचा के यहां चले गए थे, फिर गेट किसने खोला? दोनों बहनें अंदर गईं। घर अंधेरा था। तन्वी ने लाइट का स्विच ऑन किया और तभी उनकी चीख निकल गई। लिविंग रूम की दीवारों पर खून के छींटे थे, फर्नीचर बिखरा पड़ा था और बीच में फर्श पर उनके माता पिता के शव पड़े थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अवनी चीखती रह गई। पुलिस को कॉल आई और मिनटों में मौके पर पहुंच गई। इंस्पेक्टर राजीव मल्होत्रा, जो इस इलाके में कई सालों से काम कर रहे थे, ने जब यह नजारा देखा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। यह कोई साधारण हत्या नहीं है। उन्होंने अपने सहायक सुभाष से माधर नानी नराश से नॉन तेनानियन एडोनकिन एकंदरवान एकीनानाटी तीनो हमानोवान सोनाटीना मने सर्टितोनेनी Nadian inakern namaner non nenaminen he nenamam dediawan marinan marnawam and economity ganawan in the Panikshonan shonan but the kada racinana sura rashina kranam alario one kuninoinon unar making so send the shishmani wam neon amisha one said shadin when are you waiting Mayo, Kokori turned it down on Quran, Darnana Mainkin, Spainin, Evan I come on. Cerny Yoni sneak at it on Jory Nurier, Wayne and every 17 gun, when you know, he'd have been the Wazim one. So, the summer they need in Worsney, he cards, made of the mainland. The Yeti Jay or Natty, Cornadian, Quarter Main and then, Son and the 99. Lenny Senado I can any into one, Punishudan, Ekin and Tenatan. Now the man I'm in Neo would start the Lekernin, Inam. Warmel Wandon, Kaha, Itni Barbarta, Itni Nirmamta. फॉरेंसिक टीम ने मौके की जांच शुरू की। हत्या के औजार के रूप में एक किचन का चाकू मिला, जिस पर अभी भी खून लगा हुआ था। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि चाकू पर सिर्फ अवनी और तन्वी के उंगलियों के निशान थे। यह कैसे संभव है? इंस्पेक्टर राजीव ने सोचा, क्या ये दोनों बहनें? पर तभी एक और झटका लगा। पुलिस को अवनी की डायरी मिली, जिसमें एक एंट्री थी, आज फिर पापा ने मम्मी को मारा। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, कुछ करना होगा। इंस्पेक्टर राजीव ने दोनों बहनों से अलग अलग पूछताछ की।
अवनी ने बताया कि उसके पिता अक्सर उसकी मां के साथ मारपीट करते थे और वह इससे तंग आ चुकी थी। तन्वी ने भी यही बात कही, पर क्या सच में दोनों बहनों ने मिलकर अपने ही माता पिता की हत्या कर दी? इंस्पेक्टर राजीव को यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के अनुसार माता पिता की मौत चाकू के मल्टीपल वुंड्स से हुई थी और उनके शरीर पर डिफेंसिव वुंड्स भी थे, जो दर्शाता था कि उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। पुलिस ने दोनों बहनों को हिरासत में ले लिया। पूरे शहर में खबर फैल गई। लोग हैरान थे कि इतनी सभ्य और पढ़ी लिखी लड़कियों ने ऐसा जघन्य अपराध कैसे किया। पर केस और जटिल हो गया जब पुलिस को अवनी के लैपटॉप में कुछ चौंकाने वाले चैट मैसेज मिले। अवनी एक ऑनलाइन डेटिंग साइट पर एक व्यक्ति से बात कर रही थी, जिसने उसे अपने माता पिता से छुटकारा पाने के लिए उकसाया था। चैट में लिखा था, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी जिंदगी में बाधा हैं। अगर तुम आजाद होना चाहती हो तो उन्हें हटाना होगा। इंस्पेक्टर राजीव ने उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश की, पर वह एक फेक आईडी थी। अदालत में केस की सुनवाई शुरू हुई। दोनों बहनों ने अपने बयान में कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है, पर सबूत उनके खिलाफ थे। जेल में बैठी अवनी ने तन्वी से कहा, हमें किसी ने फंसाया है, हमें सच्चाई सामने लानी होगी। पर सच्चाई क्या थी? क्या सच में दोनों बहनों ने यह कुकर्म किया था या कोई और था जिसने उन्हें फंसाया था? एक रात जब अवनी जेल में सो रही थी, उसे एक सपना आया। वह सपना था उस भयावह रात का जब उसने और तन्वी ने घर में प्रवेश किया था। सपने में उसे याद आया कि जब वे अंदर गए थे तो उन्होंने एक परछाई को पिछले दरवाजे से भागते देखा था। अगली सुबह अवनी ने इंस्पेक्टर राजीव से मिलने की इच्छा जताई। मुझे कुछ याद आया है, अवनी ने कहा। उस रात हमने एक आदमी को भागते देखा था। क्या तुम उसे पहचान सकती हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं, पर मुझे याद है कि उसके बाएं हाथ में एक बड़ा सा तिल था, अवनी ने कहा। यह नई जानकारी केस को एक नई दिशा दे सकती थी। पर क्या इंस्पेक्टर राजीव इस सुराग की मदद से सच्चाई तक पहुंच पाएंगे? क्या दोनों बहनों को न्याय मिल पाएगा? इंस्पेक्टर राजीव ने अवनी द्वारा दिए गए सुराग को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपनी टीम को उस इलाके के सभी जात अपराधियों की जांच करने का आदेश दिया जिनके बाएं हाथ पर बड़ा तिल हो। साथ ही उन्होंने मोहल्ले के सीसीटीवी फुटेज की फिर से जांच शुरू की। एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। मोहल्ले की एक दुकान के सीसीटीवी में उस रात एक व्यक्ति को भागते हुए देखा जा सकता था। वह व्यक्ति बंगला नंबर 45 की तरफ से आ रहा था और उसके बाएं हाथ पर साफ दिख रहा था एक बड़ा तिल। यही है हमारा आदमी, इंस्पेक्टर राजीव ने उत्साहित होकर कहा। फोरेंसिक टीम ने मौके से मिले डीएनए सैंपल्स की इस नए संदिग्ध से मिलान की कोशिश की। इस बीच पुलिस ने उस इलाके के रिक्शा चालकों और दुकानदारों से पूछताछ शुरू की। एक रिक्शा चालक ने बताया, हाँ, मैंने उस रात एक आदमी को भागते हुए देखा था। वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। धीरे धीरे पुलिस एक नाम पर पहुंची, संजय वर्मा। संजय उसी इलाके में रहता था और उसके पास चोरी के कई केस दर्ज थे। जब पुलिस ने उसके घर छापा मारा तो वहां से हत्या के समय पहने गए खून से सने कपड़े मिले। संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, पर उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। मैंने अकेले यह हत्या नहीं की, संजय ने कहा। मुझे किसी ने हायर किया था। किसने? इंस्पेक्टर राजीव ने पूछा। मुझे नहीं पता, संजय ने जवाब दिया। उसने फोन पर बात की थी और मुझे एडवांस पेमेंट दिया था। पुलिस ने संजय के फोन की सीडीआर निकाली और पाया कि हत्या से पहले उसे एक नंबर से कई कॉल्स आई थी। जब उस नंबर का पता लगाया गया तो वह एक फेक सिम निकली।
इस बीच अदालत में दोनों बहनों की जमानत की सुनवाई चल रही थी। नए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोनों बहनों को जमानत दे दी। जेल से बाहर आकर अवनी और तन्वी ने फैसला किया कि वे खुद इस केस की जांच करेंगी। उन्हें लगता था कि कोई जानबूझकर उन्हें फंसाना चाहता था। अवनी ने अपने लैपटॉप में मिले दोस्त चैट मैसेजेस की गहरी जांच शुरू की। उसे पता चला कि वह फेक प्रोफाइल एक इंटरनेट कैफे से बनाई गई थी। जब उसने उस इंटरनेट कैफे के ओनर से बात की तो उसे याद आया कि एक व्यक्ति ने वहां आकर वह प्रोफाइल बनाई थी। वह व्यक्ति लंबा था और उसने चश्मा लगा रखा था, कैफे ओनर ने बताया, पर मुझे उसकी आवाज से लगा कि वह कोई जाना पहचाना है। इस बीच तन्वी को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उसे याद आया कि हत्या से एक दिन पहले एक व्यक्ति उनके घर आया था जो उनके पिता से पैसे की मांग कर रहा था। वह आदमी पापा का पुराना दोस्त था। तन्वी ने अवनी को बताया उसका नाम राहुल था। पापा ने उसे कुछ साल पहले लोन दिया था और वह वापस नहीं कर रहा था। यह सुनकर अवनी को शक हुआ, क्या राहुल ने ही यह सब किया था? क्या पैसे के लिए उसने उनके माता पिता की हत्या करवाई और उन बहनों को फंसाया? दोनों बहनों ने इंस्पेक्टर राजीव को यह जानकारी दी। पुलिस ने राहुल को तलाशना शुरू किया, पर वह गायब था। एक रात अवनी के फोन पर एक अजनबी नंबर से कॉल आई। एक रुंधी हुई आवाज ने कहा, तुम्हें जांच बंद करनी होगी, नहीं तो तुम्हारी बहन को नुकसान होगा। अवनी ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने फोन ट्रेस किया और पाया कि वह कॉल राहुल के गांव से आई थी। इंस्पेक्टर राजीव ने तुरंत टीम को राहुल के गांव भेजा। वहां पहुंचकर पुलिस ने पाया कि राहुल ने एक पुराने घर में छुपकर रह रहा था। जब पुलिस ने उसे घेरा तो राहुल ने आत्मसमर्पण कर दिया। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। हाँ, मैंने ही संजय को हायर किया था, राहुल ने कहा। मैं उनके पिता से पैसे वापस नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा अगर मैं उनकी हत्या करवा दूं और उनकी बेटियों को फंसा दूं तो मुझे लोन वापस नहीं करना पड़ेगा। राहुल ने यह भी बताया कि उसने ही अवनी की फेक प्रोफाइल बनाकर उसे उकसाने की कोशिश की थी ताकि पुलिस को शक हो कि बहनों ने ही यह कुकर्म किया है। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। दोनों बहनों को उनकी बेगुनाही साबित हो गई। राहुल और संजय दोनों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पर इस पूरी घटना ने दोनों बहनों की जिंदगी बदल कर रख दी। उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था और समाज में उनकी इज्जत को ठेस पहुंची थी। एक साल बाद दोनों बहनों ने एक एनजीओ शुरू किया, न्याय पथ। यह संगठन उन लोगों की मदद करता है जो गलत तरीके से अपराधों में फंसा दिए जाते हैं। एक इंटरव्यू में अवनी ने कहा, हमने जो झेला वो कोई न झेले। हमारा संगठन हर उस इंसान की मदद करेगा जो न्याय के लिए तरस रहा है। तन्वी ने आगे कहा, हमारे माता पिता ने हमें सिखाया था कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। आज हम उन्हीं की सीख को आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह एक भयावह हादसे ने दो बहनों की जिंदगी तबाह कर दी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्द को ताकत बनाया और समाज के लिए कुछ करने का फैसला किया। सबक, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी में ऐसे हादसे होते हैं जो हमें तोड़ देते हैं, पर महत्वपूर्ण यह है कि हम उन हादसों से उबर कर खड़े हों और अपने दर्द को दूसरों की मदद का जरिया बनाएं। सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, आखिरकार उसकी ही जीत होती है। दो बहनों की इस कहानी से हमें एक गहरा जीवन सबक मिलता है कि इंसान की हिम्मत और संघर्षशीलता उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब अवनी और तन्वी को गलत तरीके से अपने ही माता पिता की हत्या के आरोप में फंसाया गया तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने न्याय प्रणाली पर भरोसा रखा और सच्चाई सामने लाने के लिए स्वयं भी प्रयास किए। यह कहानी हमें सिखाती है
कि किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और सत्य के मार्ग पर डटे रहना चाहिए। साथ ही यह भी समझाती है कि बाहरी सबूत कितने भी भ्रमित करने वाले क्यों ना हों, अंततः सच्चाई का पर्दाफाश होकर रहता है। इस केस ने हमें यह भी दिखाया कि पारिवारिक बंधन और आपसी विश्वास किसी भी संकट से लड़ने की शक्ति देते हैं। आखिरकार सत्य की जीत और झूठ की हार निश्चित है, चाहे उसमें कितना भी समय क्यों ना लग जाए।